आर्यन ये सुनकर घबरा जाता है और दुल्हन का घूंघट उठाता है और देखता है कि वो रेवती नहीं कोई और ही है। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है एक अनोखा विवाह पार्ट 9। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। और हाँ, ये स्टोरी लास्ट पार्ट है, इसलिए ये थोड़ी लंबी हो सकती है। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि वो सभी राजस्थान जाने के लिए ट्रेन का टिकट कटाते हैं। तो अब आगे क्या होता है, चलिए आज की स्टोरी में जानते हैं। शाम बीत जाती है और सब जाने के लिए निकल जाते हैं। रीवा बहुत परेशान रहती है कि घर वाले क्या करेंगे और क्या सोच रहे होंगे। जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि सब स्वागत के लिए खड़े हैं, क्योंकि सबको अधिराज ने पहले ही मना लिया था। रीवा और मोहित जैसे ही वहाँ जाते हैं, मोहित के साथ उसकी 2 सहेलियाँ मस्ती मजाक करना शुरू कर देती हैं। रीवा अपनी बहनों से पूछती है कि पूरा परिवार मान कैसे गया। तो रीवा की बहनें बताती हैं कि पूरा परिवार बहुत गुस्से में था, लेकिन भाई यानी अधिराज ने सबको मना लिया। सब शादी की तैयारी में जुड़ जाते हैं और देखते देखते शादी का दिन भी आ ही जाता है। सुबह रेवती सीढ़ी से नीचे आते वक्त किसी से टकरा जाती है और जब वो अपनी नज़रें ऊपर करके चेहरा देखती है तो वो अचंभित हो जाती है, क्योंकि जिससे वो टकराई थी वो आर्यन था। तभी पीछे से राहुल आता है और बोलता है कि हमें अधिराज सर ने बुलाया है, और उन दोनों के साथ में रूही भी आई थी। रेवती फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ ही समय बाद अधिराज बाहर से आते हैं और साथ में शिवन्या को भी लेकर आते हैं। सब शिवन्या को देखकर खुश भी होते हैं और अधिराज के बारे में भी सोचने लगते हैं। फिर पूरा परिवार शिवन्या से मिलता है, उसकी खैरियत पूछते हैं। सबसे मिलकर शिवन्या अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और अधिराज रेवती की तरफ बहुत समय से देखते रहते हैं, जैसे कि वो रेवती से कुछ कहना चाहते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शादी का समय भी हो जाता है। बारात लेकर मोहित हवेली पहुंच जाते हैं। पूरा परिवार मिलकर मोहित का स्वागत करते हैं और अंदर ले जाते हैं। मोहित और रीवा की शादी में सब बहुत खुश रहते हैं और बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। मोहित और रीवा शादी के मंडप में बैठ जाते हैं। उसी समय अधिराज को फ़ोन आता है और अधिराज को बाहर जाना पड़ता है। वहाँ शादी करवाने के लिए वही पंडित जी आए थे जो अधिराज की कुंडली देखे थे और शराब के बारे में बताए थे। अधिराज किसी गेस्ट को लाने बाहर गए थे, तभी पंडित जी गठबंधन की रस्म करने के लिए बुलाते हैं। तभी अधिराज के बड़े चाचा कहते हैं कि ये रस्म अधिराज और उसकी पत्नी करेंगे। तभी शिवन्या मंडप की तरफ बढ़ने लगती है तो कल्याणी थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहती है कि बेटा रेवती, आप जाइए और वहाँ खड़े हो जाइए, अधिराज आते ही होंगे। आप दोनों को ये रस्म करना है, क्योंकि आप ही अधिराज की रक्षक पत्नी हो। ये सुनकर शिवन्या वहीं खड़ी रह जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। रेवती शिवन्या की तरफ देखती है और सोचती है कि हमने उनका जगह ले लिया है, क्योंकि वो तो पहले ही से अधिराज को चाहती थीं और अधिराज की ज़िंदगी में भी थी। पंडित जी सारी बातें सुन रहे थे और बोले कि कल्याणी कहती हैं, जी पंडित जी। ये कहते हुए वो दौड़ते हुए आई। पंडित जी कहते हैं, क्या अधिराज ने आपसे बताया नहीं? कल्याणी कहती है, क्या नहीं बताया पंडित जी? कुछ 6 महीने पहले ही अधिराज को हमने मंदिर बुलाया था और अधिराज वहाँ गए थे भी। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी और क्षमा भी मांगी थी। बलवंत कहते हैं, कुछ समझे नहीं हम? कल्याणी कहती है, हाँ पंडित जी, पूरी बात हमें बताइए, क्या हुआ है? सारे परिवार वाले पंडित जी की बातें से परेशान हो गए थे और उनके बताने का इंतज़ार कर रहे थे। पंडित जी कहते हैं, हमें क्षमा कीजिए, लेकिन जिस दिन आप अधिराज की कुंडली लेकर आए थे उस दिन हमारे से एक गलती हो गई थी। उस दिन एक और लड़के की कुंडली हमारे पास आई थी और उसका नाम भी अधिराज ही था। जो शराब और दोष के बारे में हमने आपको बताया था वो आपके बेटे का नहीं था, वो उस लड़के का था। और वो लड़का की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, इसलिए उसके माता पिता हमसे उसकी कुंडली वापस दिखाने आए थे।
वो कुंडली देखकर हमसे हुई गलती का हमें पता चला। तब हमने अधिराज को कुंडली लेकर वापस बुलाया और वो आए भी थे और उनकी कुंडली में कोई दोष या कोई श्राप नहीं था। ये हमने अधिराज को उसी समय बता दिया था। पूरा परिवार ये सारी बातें जानकर खुश होते हैं कि अधिराज की कुंडली में कोई दोष या श्राप नहीं है। लेकिन फिर सब सोचने लगते हैं कि जब अधिराज को ये बात 6 महीने पहले पता थी तो उन्होंने बताया क्यों नहीं। ये बात सुनकर एक और इंसान बहुत खुश था और वो था आर्यन और उनके दोस्त। ये सोच रहे थे कि आर्यन और रेवती अब एक हो जाएंगे। उतने में ही मेन गेट से अधिराज अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। सारा परिवार इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं और अधिराज की तरफ देखने लगते हैं। तभी अधिराज कहते हैं, क्या हुआ, आप लोग ठीक हैं? कल्याणी कहती है, हाँ बेटा, आप ठीक हो? अधिराज कहते हैं, हाँ माँ, क्या हुआ आप लोग को? कल्याणी कहती है, सच बता दीजिए आपने ये सब बातें क्यों छुपाई हम सब से, जबकि आप जानते हैं कि हम लोग आपकी ज़िंदगी को लेकर कितना परेशान रहते हैं, लेकिन आपने पिछले 6 महीने से ये बातें छुपाई है। आप जानते हैं कि ये बताकर आप हम सब की ज़िंदगी भी आसान कर देते। अधिराज माँ की बातों को समझ जाते हैं कि वो किस बारे में बोल रही हैं। अधिराज अपना सर नीचे किए खड़े रहते हैं। उनकी माँ के साथ बाकी घर वाले भी अधिराज से कई सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन अधिराज चुपचाप वहीं खड़े रहते हैं। जब सब शांत हो जाते हैं तब अधिराज बोलते हैं कि हमें सिर्फ रेवती की फ़िक्र हो रही थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि उनकी ज़िंदगी खेल खेल में ख़राब हो गई है, ये सुनकर उनको कितना बुरा लगता। और इन्हें परिवार में बहुत कम लोग ही प्यार करते हैं, इसलिए हमें डर था कि जब सबको पता चल जाएगा कि ये बस एक साधारण लड़की है, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं होगा, तो सब घर पे इनके साथ बुरा सलूक करेंगे। यही सोचकर मैं नहीं बताया सबको। जब हम 4 महीने पहले रेवती का चेहरा पहली बार देखे थे, तब से लेकर आज तक हमने रेवती से प्यार किया है और हमें वो अच्छी भी लगने लगी थी। लेकिन जब मोहित ने बताया कि आर्यन और रेवती एक दूसरे को पसंद करते हैं, तब हमने सोचा कि रेवती हमारे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। तभी हमने आर्यन को शादी में इनवाइट किया और सोचे थे कि रीवा के शादी के बाद हम सबको सच बता देंगे और रेवती आर्यन को साथ मिलाकर हम अपने ये ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर देंगे। ये सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। फिर अधिराज सबसे माफ़ी मांगते हैं, खासकर रेवती से माफ़ी मांगते हैं। साथ में सारा परिवार भी रेवती से माफ़ी मांगता है और कल्याणी शिवन्या से माफ़ी मांगती है अपने दुष्ट व्यवहार के लिए। अधिराज भी शिवन्या से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हम रेवती को पसंद करते थे, लेकिन आपसे हमने प्रेम किया है हमेशा, हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। रेवती के आंखों में से आंसू छलक उठते हैं। ये देखकर कल्याणी वहाँ जाती है और कहती है कि बेटा, क्या हुआ, अगर आप हमारी बहू बनकर नहीं रहोगी तो? आपको हमने अपनी बेटी माना है, आप जब चाहे यहाँ आइए और जाइए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। रेवती ये सुनकर कल्याणी के गले लग जाती है। शिवन्या और पूरा परिवार रेवती के पास आते हैं, सब अपना प्यार दिखाते हैं। फिर मोहित कहता है कि मेरी शादी पे भी आप लोग ध्यान दे लीजिए थोड़ा। सब ये सुनकर हंसने लगते हैं और मंडप की तरफ जाते हैं और अधिराज शिवन्या जाकर रस्म को पूरा करते हैं। शादी होने के बाद अधिराज दोबारा शिवन्या के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं और शिवन्या भी उन्हें माफ़ कर देती है। कुछ समय बाद आर्यन अकेले बालकोनी में खड़ा होता है। उसे वहां देखकर रेवती उसके पास जाती है और आर्यन को धीमी आवाज़ में बुलाती है, आर्यन जी। आर्यन पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ रेवती अपना सर झुकाकर खड़ी थी। आर्यन उसे एक नज़रों से देखता रहता है। उसी बीच रेवती नीची नज़रों से ऊपर देखती है। वो देखती है कि आर्यन उसे देखे जा रहा था। वो फिर बहुत हिम्मत करके आर्यन की आंखों में देखती है। जब वो आर्यन की तरफ देखती है, वैसे ही आर्यन दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेता है। ये देखकर रेवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी आर्यन पीछे से रेवती का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचकर गले से लगा लेता है और बहुत समय तक रेवती को गले से लगाए रखता है। रेवती कहती है
कि हम आपको पसंद करते थे। हमें खुद से ज़्यादा आपकी चिंता थी कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे अच्छे से जिएंगे। ये सारी बातें सुनकर आर्यन भारी आवाज़ में कहता है, रेवती, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ? शायद मैं वहीं रह जाता हमेशा के लिए। दोनों फिर बालकनी से बाहर की ओर देखने लगते हैं और रेवती आर्यन का हाथ थामकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है और वहीं पे खड़े होकर आर्यन और रेवती दोनों बात करने लगते हैं। कुछ समय बाद रीवा की विदाई का समय हो जाता है। सारे परिवार वाले हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी अधिराज कहते हैं कि रेवती, आप भी अपना बैग ले आइए, हमने सब के साथ आपका भी टिकट करवा दिया है। रेवती कहती है, लेकिन अधिराज मजाकिया तरीके से कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं, जल्दी जाइए, नहीं तो हम फिर आपको जाने नहीं देंगे। ये बात सुनकर सबके होठों पर मुस्कान आ जाती है और रेवती फिर अपना बैग लेने चली जाती है। जब वो बैग लेकर नीचे आती है तब तक सारे लोग वहाँ से कार में बैठ चुके थे। सारे परिवार वाले भी स्टेशन रीवा और मोहित को छोड़ने जा रहे थे। रेवती देखती है कि सब जा चुके हैं, लेकिन आर्यन वहीं खड़ा है। वो नीचे आकर पूछती है, बाकी घर वाले चले गए? आर्यन कहता है, नहीं, अभी कार में बैठे हैं। रेवती कहती है, और आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्यन कहता है, तुम्हारा साथ दे रहा हूँ और ज़िंदगी भर दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही। रेवती ये सुनकर मुस्कुराती है और आर्यन को बाहर चलने का इशारा करती है। दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं, बस राहुल और रूही एक कार के साथ खड़े हैं। आर्यन पूछता है कि बाकी सब चले गए? राहुल कहता है, हाँ भाई, सब चले गए। तुम दोनों का रोमांस ख़त्म हो गया हो तो अब हम भी चलें? दोनों मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हाँ चलो। सारे गाड़ी में बैठकर स्टेशन जा रहे होते हैं। तभी रूही कहती है कि हमें माफ़ कर दो आर्यन। आर्यन उसकी तरफ देखता है और पूछता है, किस बात की माफ़ी? रूही कहती है, हमें और राहुल को पता था कि रेवती तुमसे प्यार करती है, लेकिन रेवती ने कसम दी थी कि नहीं बताना आर्यन को, और उसने तुम्हें थप्पड़ भी इसलिए मारा था ताकि तुम उससे नफ़रत करने लगो और उसे भूल जाओ। आर्यन मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, और रेवती की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, मैडम, आप मेरे बारे में गलत सोचती थीं। मैं आपका पीछा न कभी छोड़ा हूँ और न कभी छोड़ूंगा, समझी आप मैडम? रेवती मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाती है। सब लोग स्टेशन पहुँच जाते हैं और वहाँ सबको अलविदा बोलकर रीवा, मोहित और मोहित का सारा परिवार के साथ में आर्यन, रेवती और उसके दोनों दोस्त राहुल और रूही वहाँ से ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर मोहित का परिवार रीवा का स्वागत बहुत धूमधाम से करते हैं। आर्यन रेवती को अपने माता पिता से मिलाने लेकर जाता है, लेकिन आर्यन के माता पिता रेवती के बारे में जानकर रेवती को अपनाने से मना कर देते हैं। तभी रेवती आर्यन से कहती है, आपके परिवार आपके लिए सबसे पहले हैं, आप उनकी बात मानिए। आर्यन नाराज़ होकर कहता है कि अब और नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात सुनना चाहता हूँ, तुम चुपचाप खड़ी रहो। वो दूसरी तरफ जाकर राहुल को फ़ोन करता है और उससे बात करता है, और बात करने के बाद रेवती का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। आर्यन के माता पिता देखते रह जाते हैं। आर्यन रेवती को लेकर मंदिर जाता है, जहाँ रेवती देखती है कि राहुल और रूही ने सारा इंतज़ाम करके रखा है। रेवती आर्यन को मना करती है, लेकिन आर्यन कुछ सुनने के मूड में नहीं होता है। फिर वो दोनों तैयार होने जाते हैं और कुछ समय बाद आर्यन तैयार होकर मंडप में बैठ जाता है। पंडित जी फिर दुल्हन को बुलाते हैं तो रूही दुल्हन को लाकर आर्यन के बगल में बिठा देती है। आधी शादी की रस्म हो चुकी थी। उतने में दुल्हन तोतली आवाज़ में कहती है, मेरे को डर लग रहा है सौरभ जी। आर्यन ये सुनकर घबरा जाता है और दुल्हन का घूंघट उठाता है और देखता है कि वो रेवती नहीं, कोई और ही है। फिर आर्यन राहुल और रूही की तरफ गुस्से में देखता है और अपनी नज़र इधर उधर करके देखता है तो उसे एक और शादी होती हुई दिखाई देती है। वो वहाँ भागता हुआ जाता है और दुल्हन की घूंघट उठाने लगता है,
लेकिन उनके परिवार वाले घूंघट उठाने नहीं देते। तभी आर्यन रेवती को आवाज़ देता है और दुल्हन आर्यन की आवाज़ सुनकर अपना घूंघट उठाती है। आर्यन सबको हटाकर उसे गले से लगा लेता है क्योंकि वो रेवती ही थी, और रेवती की आंखों में देखकर कहता है, आज तो मेरी दुल्हन गई थी, और वापस उसे अपने सीने से लगा लेता है और फिर सुकून की सांस लेता है और बोलता है कि चलो, और अब घूंघट उठाकर ही रखना। रेवती का हाथ पकड़कर रेवती को वहाँ से ले जाता है और अपने मंडप में वापस पहुँच जाता है। उतने में आर्यन के माता पिता वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो आर्यन, हम रेवती को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर तुम चले गए तो हमारा क्या होगा, हमारे तो तुम ही एक बेटा हो। ये सुनकर आर्यन नरम हो जाता है और अपने माता पिता की बात मान लेता है। फिर सब ठीक हो जाता है और आर्यन रेवती के साथ अपने घर चला जाता है। कल होते ही आर्यन के माता पिता अधिराज के परिवार को रेवती के रिश्तेदार के रूप में बुलाते हैं और फिर दोनों की शादी पूरे धूमधाम से होती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों को अपना प्यार और रेवती को प्यार के साथ साथ एक नया परिवार भी मिल जाता है। रेवती फिर अपने माता पिता को कभी याद भी नहीं करती है क्योंकि एक तरह से अपनी ज़रूरतों के लिए रेवती के माता पिता ने उन्हें बेच दिया था। आर्यन रेवती की ज़िंदगी में इतनी खुशियां भर देता है कि रेवती को अब किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, और कल्याणी और बलवंत के रूप में रेवती को माता पिता भी मिल गए थे। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और शुक्रिया कहानी सुनने के लिए। और इस कहानी के साथ रेवती और आर्यन आपसे विदा लेते हैं। और हाँ, मुझे भूल मत जाइएगा, मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के ज़रिए। और हाँ, मेरी कहानी एक अनोखा विवाह के सारे व्यूअर को दिल से शुक्रिया। और मैं अपनी नई कहानी परसों से लेकर आ रहा हूँ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर परसों अगली कहानी के साथ। थैंक यू।